दुनिया में पहली बार होने वाली घटनाओं से भरे इस युद्ध में यूक्रेन ने नया कारनामा किया है। सेंट पीटर्सबर्ग के पास क्रोनस्टाट नौसैनिक अड्डा स्थित है। रूस के बाल्टिक बेड़े का मुख्यालय, जिसे अजेय कहा जाता था, वहां यूक्रेन ने हमला कर दिया। अब वो बात भूलिए, यूक्रेन ने रातों रात हुए ड्रोन हमले में उस अड्डे को तबाह कर पुतिन को संदेश दिया। रूस का सबसे सुरक्षित नौसैनिक बंदरगाह अब निशाना बन गया है। अपनी बात पुख्ता करने के लिए यूक्रेन ने क्रोनस्टाट में ऐसी चीज पर हमला किया जिसे रूस नहीं बदल सकता। हम जल्द बताएंगे वो क्या है। पहले हमला, जो बहुत बड़ा था, ये यूक्रेन का रूस को ताज़ा संकेत है कि वहां कुछ भी ड्रोन से सुरक्षित नहीं। द वॉर जोन TWZ ने 3 जून की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। रात में यूक्रेन के ड्रोन सैकड़ों मील उड़कर क्रोनस्टाट नौसैनिक अड्डे पहुंचे। ये रूस की नौसेना की सबसे प्रतिष्ठित संपत्तियों में से एक है, जो पुतिन के गृह नगर में स्थित है और रूस के लिए, खासकर पुतिन की छवि के लिहाज से, ताज का नगीना है। यूक्रेन के ड्रोन ने उस नगीने को अभी धुंधला कर दिया। पुतिन को इसके लिए यूक्रेन के मानव रहित प्रणाली बल के पहले पृथक केंद्र का धन्यवाद देना चाहिए। उस यूनिट ने हमले का समन्वय किया और कुछ तथ्यों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे। हमले की फुटेज मौजूद है। इससे लगता है कि रूस के नौसैनिक अड्डे के पास कोई स्थानीय ऑपरेटर सब कुछ नियंत्रित कर रहा था। यह संकेत देता है कि यूक्रेन के पास अपने क्षेत्र के बाहर ड्रोन ऑपरेटर काम कर रहे हैं, या फिर यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए गए ड्रोन सैटकॉम लिंक के जरिए संचालित हुए, जिसका मतलब है कि रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली ड्रोन को रोकने में पूरी तरह विफल रही। इनमें से कोई भी स्थिति पुतिन के लिए ठीक नहीं है। दोनों ही बातें उन्हें यह बताती है कि कथित तौर पर अजेय क्रोनस्टाट बेस उतना सुरक्षित नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। यूक्रेन ने रूस के नौसैनिक अड्डे पर कम दूरी के ड्रोन से हमला किया हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम है। इसके लिए यूक्रेन को बेस के पास पानी में मदरशिप भेजनी पड़ती ताकि ड्रोन छोड़े जा सके। यूक्रेन के पास यह क्षमता है और यूक्रेन द्वारा एरोक्राफ्ट AA-32 लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट को ड्रोन ले जाने वाले प्लेटफॉर्म में बदलने की तस्वीरें पहले ही सामने आनी शुरू हो चुकी है। 26 मई को फोर्ब्स ने बताया कि यूक्रेन ने अपने कुछ नौसैनिक ड्रोन को इस तरह बदला है कि वे हमले से पहले FPV ड्रोन को लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। चाहे जो भी विशेष तरीका इस्तेमाल किया जाए, परिणाम एक ही है। यूक्रेन की मानव रहित प्रणाली बलों के प्रथम पृथक केंद्र ने ऐसे अड्डे पर हमला किया जिसे उसकी पहुंच से बाहर माना जाता था। वहां ड्रोन ने कुछ ऐसा नष्ट किया जिसे रूस दोबारा नहीं बना सकता। उससे पहले क्रोनस्टाट नौसैनिक अड्डे के बारे में बताते हैं कि यूक्रेन के लिए इसे निशाना बनाना इतना खास क्यों है। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार ये अड्डा रूस के प्रमुख नौसैनिक ठिकानों में से एक है और ये उन 2 अहम अड्डों में से एक है जिनका इस्तेमाल रूस का बाल्टिक बेड़ा बाल्टिक सागर पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश में करता है। सेंट पीटर्सबर्ग से 20 किलोमीटर दूर यह अड्डा कड़ी सुरक्षा में होना चाहिए था। ये रूस को फिनलैंड की खाड़ी में सीधा रास्ता देता है, जिससे वो नाटो के पूर्वी हिस्से पर लगातार खतरा बना सकता है। रूस इस अड्डे का इस्तेमाल कोरवेट्स, गश्ती जहाजों और सहायक जहाजों को रखने के लिए करता है और यहाँ मरम्मत और रखरखाव की सुविधाएं भी हैं जो बाल्टिक बेड़े को चालू रखने में मदद करती हैं। उन सुविधाओं को ध्यान में रखिए, हम जल्द ही उन्हीं पर वापस आएंगे। क्रोनस्टाट की रूस के लिए शायद सबसे बड़ी अहमियत यह है कि वो एक प्रवेश द्वार जैसा नौसैनिक अड्डा है। कोई भी नौसैनिक खतरा जो बाल्टिक सागर के रास्ते रूस तक पहुंचने की कोशिश करता है, उसे सबसे पहले इस बेस से गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि यह रूस के लिए महत्वपूर्ण है। अगर क्रोनस्टाट निष्क्रिय हुआ तो रूस की रक्षा कमजोर होगी। पुतिन ऐसा होने नहीं दे सकते। रूस के ताकतवर नेता को अपनी ताकत दिखाने की सख्त जरूरत है, खासकर जब यूक्रेन में रूस के वसंत और गर्मी के हमले कमजोर पड़ रहे हैं। अगर यूक्रेन रूस की उस बेस पर हमला कर रहा है जो बाल्टिक सागर के रास्ते रूस पर होने वाले आक्रमण को रोकने के लिए बनाई गई है, तो यह दिखाता है कि रूस असुरक्षित है। लेकिन हाल के महीनों में यूक्रेन ने पुतिन को बेनकाब करना अपनी खासियत बना लिया है। 3 जून को क्रोनस्टाट नौसैनिक अड्डा ही सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन के ड्रोन हमले का शिकार नहीं था। यूक्रेन के बाल्टिक धमाके सेंट पीटर्सबर्ग अभियान का हिस्सा है और पुतिन को अपमानित करने के लिए किए गए लगते हैं। शहर के अन्य हिस्सों में
यूक्रेन ने रूस के बड़े तेल निर्यात केंद्र सेंट पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल पर हमला किया। CNN के मुताबिक टर्मिनल रूसी लॉजिस्टिक्स और ईंधन निर्यात में अहम है, इसलिए उसका नुकसान पुतिन के मोर्चे के गुर्गों के लिए बड़ी समस्या बनेगा। सेंट पीटर्सबर्ग पर हमले सिर्फ रूस की नौसैनिक संपत्तियों और तेल ढांचे को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थे। समय बिल्कुल सटीक था। यूक्रेन के ड्रोन उसी दिन पहुंचे जिस दिन सेंट पीटर्सबर्ग में बहुदिवसीय सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच शुरू होने वाला था। इस वार्षिक कार्यक्रम को रूसी दावोस कहा जाता है, जिसमें दुनिया भर से हजारों लोग आते हैं और अंत में पुतिन मुख्य वक्ता होते हैं। 3 जून को सेंट पीटर्सबर्ग को रूसी आर्थिक शक्ति का प्रतीक बनना था। इसके बजाय यह दिन ऐसा बन गया जब हवा में धुआं भर गया और सारी चर्चा पुतिन के आर्थिक संबंध बनाने के प्रयासों के बजाय यूक्रेन के ड्रोन के बारे में ही होती रही। रूस के नेता की अब बहुत बेइज्जती हो गई है। वह शायद अभी भी मंच पर दिखाई देंगे, लेकिन वह उस शर्मिंदगी से नहीं बच सकते जो यूक्रेन ने उन पर अभी थोड़ी देर पहले ही डाल दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने माना कि ये ताजा हमले यूक्रेन ने किए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि SSU मानव रहित प्रणालियों की सेना, विशेष बल, रक्षा मंत्रालय की खुफिया एजेंसी और राज्य सीमा रक्षक सेवा द्वारा किए गए लंबी दूरी के हमलों के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल पर ध्यान दिया, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अस्पष्ट रूप से यह भी कहा कि क्रोनस्टार्ट बेस पर केवल सैन्य ठिकाने भी निशाना बने। असल में क्रोनस्टार्ट में जो हुआ वही यूक्रेन के सेंट पीटर्सबर्ग हमलों की असली खबर है, और इसकी वजह एक बहुत खास चीज है जो यूक्रेन के ड्रोन की वजह से जल रही है। वह चीज रूस के लिए अपूरणीय है और इसने पहले भी यह सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है कि बाल्टिक सागर से गुजरने वाले शैडो फ्लीट के जहाज अपनी मंजिल तक पहुंच सके। यूक्रेन ने क्रोनस्टार्ट में क्या निशाना बनाया, बताने से पहले एक जानकारी। आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो, जहां हम आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं, पूरी कहानी बताते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें ताकि कोई वीडियो मिस न हो। क्रोनस्टार्ट नौसैनिक अड्डे में गहराई में एक जहाज था। रूसी कॉर्वेट बोइकी बेस पर मरम्मत के लिए था, ताकि उसे फिर से बाल्टिक सागर भेजा जा सके, जहां वह इस क्षेत्र में पुतिन जो खतरा पैदा करना चाहता है उसे बनाए रख सके। अब ऐसा नहीं होने वाला है। रूस का जहाज भले ही एक कथित अभेद्य बेस में छुपा हुआ था, लेकिन यूक्रेन ने उसे ढूंढ निकाला और देश के ड्रोन ने उस जहाज पर जोरदार हमला किया। यूक्रेन के मानव रहित प्रणाली बलों के कमांडर रॉबर्ट ब्रोवडी ने फुटेज जारी की, जिसमें दिखा कि 3 जून को यूक्रेन ने क्रोनस्टार्ट में अपने लक्ष्य को निशाना बनाया। TWZ के अनुसार यह फुटेज ड्रोन के नजरिए से शूट है, जिसमें दिखता है कि यूक्रेन के 2 मानव रहित हवाई वाहनों ने बोइकी पर सीधे प्रहार किए। इन हमलों को अंजाम देने के लिए यूक्रेन के ड्रोन को क्रोनस्टार्ट बेस के भीतर इतनी गहराई तक घुसना पड़ा कि वे बेस के ड्राई डॉक तक पहुंच सके, और इस दौरान उन्हें संभवतः रूसी वायु रक्षा प्रणाली को पार करना पड़ा। जब ड्रोन लक्ष्यों पर हमला करते हैं और विस्फोट होते हैं तो साफ है कि रूस का कॉर्वेट जल्दी नहीं चलेगा। ऐसा लगता है कि दूसरा हमला ही है जिसने सारा नुकसान किया है। यूक्रेन के बाल्टिक हमले में यूरो मैदान प्रेस के अनुसार यूक्रेन के दूसरे ड्रोन ने रूस के कॉर्वेट के केंद्र पर सीधा प्रहार किया, जिससे बोइकी के ब्रिज पर आग लग गई। लेकिन असली खबर आग नहीं है। यूक्रेन ने केंद्र मस्तूल को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि बोइकी के उस हिस्से में ही युद्धपोत द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महंगी और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स लगी होती हैं। रूस के कॉर्वेट पर लगे 4 और 2 एयरबोर्न सर्विलेंस रडार यूक्रेन के ड्रोन हमले से आग की चपेट में आ गए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, नेविगेशनल सिस्टम और एक मॉन्यूमेंट अ गाइडेड मिसाइल रडार है, जो उसी जगह लगे हैं जहां यूक्रेन के ड्रोन ने हमला किया। यूक्रेन ने शायद बोइकी को डुबोया नहीं है, लेकिन उसने ऐसा ही कर दिया है। उस उपकरण के बिना जहाज पानी में लगभग बेकार हो गया है, कम से कम बाल्टिक बेड़े के लिए उसकी उपयोगिता के लिहाज से। अब बोइकी देख नहीं सकता और उसने वह उपकरण भी खो दिया जिससे वह पहले ऐसे हमलों को रोकता था। ये एक आसान शिकार है, एक पहले से ही टूटा हुआ जहाज जिसे अब पूरी तरह से सेवा से बाहर कर दिया गया है, पता नहीं कब तक के लिए। घटनास्थल से आई सैटेलाइट तस्वीरें हमें दिखाती हैं कि रूस के पास इस नुकसान को छुपाने की कोई उम्मीद नहीं है। तस्वीरों में अग्निशमन दल जहाज की आग बुझाते दिख रहे हैं। आग के कारण
ब्रिज और टावर काले पड़ गए और आंशिक रूप से ढह गए। अब ऐसा नहीं है कि आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा पानी बोइकी के सेंटर के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए अच्छा होगा जो यूक्रेन के ड्रोन द्वारा लगाई गई आग से बच गए थे। रूस को आगे कई कॉर्वेट मरम्मत करनी होंगी। इस समय संभावना बहुत ज्यादा है कि रूस बोइकी को पूरी तरह से छोड़ सकता है, खासकर अगर यूक्रेन के ड्रोन द्वारा किए गए नुकसान अब तक दिखाए गए नुकसान से कहीं ज्यादा साबित होते हैं। रूस के लिए बोइकी का नुकसान बाल्टिक में उसकी सामरिक स्थिति के लिए बड़ी समस्या होगा। ये जहाज रूस के सबसे आधुनिक और खतरनाक पोतों में है। प्रोजेक्ट 20,380 स्त्रेला गुशी क्लास की कार्वेट्स में से एक, जिसे हर काम के लिए डिजाइन किया गया है। बोइकी सतही, पनडुब्बी और हवाई खतरों से निपटने में सक्षम है और 2013 से बाल्टिक फ्लीट में है। सबसे पहले ये क्रोनस्टैट नौसैनिक अड्डे पर इसलिए था क्योंकि इसका ड्यूटी के दौरान क्षतिग्रस्त होने से कोई लेना देना नहीं था। बोइकी फरवरी में नियमित मरम्मत के लिए अड्डे आया जब वह समुद्र में 10 साल से ज्यादा था। जो काम जल्दी से ठीक हो जाना चाहिए था वह रूस के लिए एक बुरे सपने में बदल गया है। 100 मिमी गनों का 35 एंटीशिप मिसाइलों व रेडआउट एयर डिफेंस सिस्टम से लेस ये जहाज रूस की उम्मीद से ज्यादा समय तक क्रोनस्टाड में रहेगा। ये बाल्टिक फ्लीट के लिए नुकसानदेह है, लेकिन शैडो फ्लीट के उन जहाजों के लिए और बड़ी समस्या है जो बाल्टिक से होकर रूस का वो तेल दूसरे देशों तक ले जा रहे हैं। ब्रोडी का दावा है कि बोइकी का नेटो की सीमाओं के किनारे यात्रा और रोमांच का एक आकर्षक इतिहास रहा है, जिसमें वह शैडो फ्लीट के साथ चलता था। दूसरे शब्दों में, यह जहाज उन संदिग्ध टैंकरों को सैन्य सुरक्षा प्रदान करता था जिनका रूस उपयोग कर रहा है, चाहे वह तेल और गैस का परिवहन हो या नेटो देशों के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध करना, जिसमें समुद्र के नीचे केबलों को नुकसान पहुंचाना और ड्रोन लॉन्च करना शामिल है जो नेटो क्षेत्र में घुस जाते हैं। बोइकी का नुकसान सिर्फ रूस के लिए बुरा नहीं है, ये नाटो के लिए एक वरदान है, क्योंकि वो रूस के शैडो फ्लीट का उपयोग प्रतिबंधों से बचने के लिए सीमित करने की कोशिश कर रहा है। वह फ्लीट पुतिन के लिए बहुत मायने रखती है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के मुताबिक रूस ने संदिग्ध जहाजों की फ्लीट पर कम से कम 14 अरब डॉलर खर्च किए और इससे तेल राजस्व में अरबों डॉलर कमाए हैं। जापान फॉरवर्ड के अनुसार इन जहाजों से होने वाले राजस्व पर लगने वाले कर पुतिन के यूक्रेन युद्ध बजट का 40% तक मुहैया कराते हैं। शैडो फ्लीट कमजोर करो, पुतिन की युद्ध मशीन टूट जाएगी। पुतिन के जर्जर टैंकरों की रक्षा करने वाली एक कॉर्वेट को नष्ट करना बड़ा कदम है। यूक्रेन ने यहां जो किया है वह रूस के लिए सिर्फ अपमानजनक ही नहीं है, ये भविष्य में शैडो फ्लीट के जहाजों को जब्त करने के मौके पैदा करता है। हमने पहले ही देखा है कि नेटो देश पुतिन के तेल जहाजों को समुद्र में ही रोकने के मामले में अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। यूक्रेन के बाल्टिक हमले से 2 दिन पहले खबर आई थी कि फ्रांस ने टैगोर नामक तेल टैंकर को अपनी अटलांटिक तट से 400 समुद्री मील दूर रोक लिया था। इसके अलावा कई जब्तियों ने पुतिन की शैडो फ्लीट को नुकसान पहुंचाया है। अब जब बोइकी संभावित इंटरसेप्टर्स को रोकने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि और भी शैडो फ्लीट के जहाज पकड़े जा सकते हैं। शायद नई रणनीति के बीज अभी बोए गए हैं। यूक्रेन ने रूस के बाल्टिक बेड़े को हराया और यूक्रेन के साझेदार शैडो फ्लीट के और जहाजों को तेल बेचने से रोकना शुरू कर देते हैं। रूस बोइकी को जल्द बदलना चाहेगा, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है। ये जहाज व्यावहारिक रूप से अपूरणीय है। रूस ने प्रोजेक्ट 20380 के सिर्फ 6 जहाज बनाए और अब और जहाज नहीं बना रहा है। अगर पुतिन बाल्टिक सागर में वैसी ही कोई कॉर्वेट भेजेंगे तो उन्हें रूसी नौसेना के दूसरे हिस्से को कमजोर करना होगा, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि यूक्रेन के ड्रोन द्वारा कितना व्यापक नुकसान हुआ है। रूस शायद उस बोइकी को मरम्मत भी नहीं कर पाएगा जो अब उसके सबसे महत्वपूर्ण बाल्टिक बेस में बेकार पड़ी है। यूक्रेन द्वारा निशाना बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक्स खुद चिंता का कारण है। जैसे जैसे रूस पर पश्चिमी देशों के दसियों हजार प्रतिबंधों का बोझ बढ़ता जा रहा है, उसके लिए उन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नए पुर्जे हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि यहाँ एक और पहलू भी है। यूक्रेन के जहाज निर्माता, खास तौर पर हाल ही में रूस की नौसेना में शामिल प्रोजेक्ट 20,380 अत्याधुनिक जहाज से बहुत दूर है।
यूरोमैदान प्रेस का खुलासा है कि इस जहाज में अक्षम इंजन और खराब प्रणोदन प्रणाली है, जिससे यह संकेत मिलता है कि रूस ने सोवियत युग की तकनीक को अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलाने की कोशिश की है, ताकि एक ऐसी कॉर्वेट श्रेणी बनाई जा सके जो असल में जितनी आधुनिक है उससे कहीं ज्यादा आधुनिक दिखे। अब अंदाजा लगाइए कि 2014 तक प्रोजेक्ट 20,380 कॉर्वेट्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन किस देश में बनाए जा रहे थे। वो देश था यूक्रेन। 2014 में यूक्रेन के खिलाफ रूस की पहली आक्रामकता के बाद से पुतिन की नौसेना में प्रोजेक्ट 20,380 के कोई नए इंजन नहीं आए हैं। इसे इस तथ्य के साथ जोड़ लें कि अब रूस का जहाज निर्माण उद्योग पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। डिफेंस 24 के अनुसार रूस की नौसेना में अधिकतर सोवियत युग के युद्धपोत है और नए जहाजों की भारी मांग को रूस के जहाज निर्माता पूरा नहीं कर पा रहे हैं। रूस अपनी मदद नहीं करता क्योंकि नौसेना के ज्यादातर फंड परमाणु पनडुब्बियों के विकास में खर्च होते हैं। सतह के जहाजों को कम फंड मिलता है। अगर यूक्रेन ने बोइकी का इंजन नष्ट कर दिया तो इसका एक ही मतलब होगा, रूस का कॉर्वेट अब बाल्टिक सागर में नहीं चलेगा। हमारा मतलब था कि यूक्रेन ने ऐसी चीज को निशाना बनाया है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। बोइकी रूस के लिए दोबारा बनाना मुश्किल नहीं है, बस तकनीकी अजूबा नहीं है, बल्कि रूस का जहाज निर्माण और नौसेना के लिए फंडिंग दोनों ही इतनी बुरी हालत में है कि एक ऐसा जहाज जिसे आमतौर पर आसानी से बदला या मरम्मत किया जा सकता था, अब उसे नौसेना के बेस के ड्राई डॉक में महीनों अगर सालों नहीं तो पड़ा रहना पड़ेगा। ये पुतिन के सेंट पीटर्सबर्ग हादसे के बाद एक और अपमान है, जिससे यूक्रेन के बाल्टिक हमले की अहमियत और बढ़ जाती है। ये जितना शानदार है कि यूक्रेन ने अभी अभी बाल्टिक फ्लीट का एक युद्धपोत तबाह कर दिया है, असल में यूक्रेन के लिए इसका प्रतीकात्मक महत्व ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब पुतिन ने रूसी कैलेंडर की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और भू राजनीतिक घटनाओं में से एक की शुरुआत करने की कोशिश की, तो शहर में चर्चा का विषय वहां हो रहे सौदे नहीं थे, बल्कि कुछ ही किलोमीटर दूर उठता धुआं, भयंकर आग और क्षतिग्रस्त जहाज थे। यूक्रेन ने जो किया है वो ये है कि उसने समय रहते ये याद दिला दिया है कि पुतिन द्वारा शुरू की गई जंग अब रूस में लौट आई है। इससे बचना असंभव है। जेलेंस्की ने कहा कि सेंट पीटर्सबर्ग हमलों के बाद यूक्रेन पुतिन जहां जा रहा हो उसका पीछा नहीं करता, लेकिन यहां चुना गया समय संयोग नहीं था। यूक्रेन ने बोइकी को खत्म करने का सही समय चुना, लेकिन जैसे ही वो अपनी बेइज्जती मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, पुतिन की अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि युद्ध में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाल्टिक क्षेत्र जो यूक्रेन हमलों से सुरक्षित था, अब कार्रवाई के लिए खुल गया है। इस हमले से यूक्रेन ने दिखा दिया कि उसके ड्रोन रूस के सुरक्षित क्षेत्रों में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर निशाना लगा सकते हैं। यूक्रेन के मुख्य खुफिया निदेशालय के अनुसार देश के पास अब 3,500 किलोमीटर तक उड़ने वाले ड्रोन हैं, जो रूस के सुदूर पूर्व तक पहुंच सकते हैं और हमले होंगे। अब रूस में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है, यह पुतिन को डराएगा। अब यूक्रेन पर दूर से हमला कर वे ये नहीं मान सकते कि जवाबी कार्रवाई नहीं होगी, खासकर बाल्टिक सागर में। कई वर्षों तक यूक्रेन ने काला सागर में रूस की नौसैनिक बढ़त को चुनौती दी और इसमें सफल रहा। काला सागर बेड़े का लगभग 1/3 हिस्सा निष्क्रिय कर दिया गया है और बाकी के जहाज छुपने के लिए दूसरी जगह चले गए हैं, जिससे वे अब कोई मायने नहीं रखते। अब काला सागर नियंत्रण में है, अब बाल्टिक सागर एजेंडे में है। यूक्रेन की अग्रिम पंक्तियों से सैकड़ों किलोमीटर दूर नया उत्तरी मोर्चा खुला है। अब कोई भी बाल्टिक बेड़े का जहाज जो बंदरगाह में प्रवेश करता है, उसे यह पता है कि यूक्रेन के ड्रोन कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। शैडो फ्लीट के जहाज़ों को भी यही खतरा रहेगा। हर बार जब वे तेल भरने की कोशिश करते हैं तो उन्हें यह पता होता है कि जो तेल वे ले जा रहे हैं वह जल भी सकता है। अब पुतिन के सामने बाल्टिक सागर की दुविधा है, जो अब तक अछूता था अब निशाना बन गया है, और पुतिन सिर्फ और रक्षा प्रणाली बनाने की कोशिश कर सकते हैं जो यूक्रेन के ड्रोन रोकने में असफल रही हैं। जब बोइकी जल रहा है और सेंट पीटर्सबर्ग निशाने पर है, पुतिन को बाल्टिक क्षेत्र में और समस्याएं हैं। रूस के राष्ट्रपति ने बाल्टिक देशों को धमकी दी, जिससे नाटो अब रूस की सीमा पर बड़ा कदम उठा रहा है। बाल्टिक रक्षा रेखा मजबूत हो रही है, जो पुतिन की यूरोप पर आक्रमण की योजनाओं को नाकाम कर देगी। जानिए कैसे वीडियो को देखकर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप
यूक्रेन की घातक डीप स्ट्राइक रणनीति की और कवरेज देख सके। देखने के लिए धन्यवाद।